हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 12 की यूनिट 1 जो है हमारी स्थिर वैद्युतिकी, इसका चैप्टर 2। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके पहले का चैप्टर जो है हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर के सभी पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो आज हम बात कर लेते हैं गॉस की प्रमेय। दोस्तों, ये जो गॉस थे हमारे एक वैज्ञानिक थे, या इन्हें भौतिकविद भी कह सकते हैं, एक भौतिकविद थे। इनका जो पूरा नाम था, थोड़ा हम आपको गॉस के बारे में बता दे रहे हैं। ये आपके यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो बता देते हैं आपको गॉस कौन थे। गॉस जो थे, इनका पूरा नाम था कार्ल फ्रीडरिच गॉस। फ्रीडरिच गॉस, कार्ल फ्रीडरिच गॉस इनका पूरा नाम था। इन्हें जॉन कार्ल फ्रीडरिच गॉस भी कहा जाता है। जॉन कार्ल फ्रीडरिच गॉस। अगर आपसे इनका पूरा नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं जॉन कार्ल फ्रीडरिच गॉस। ये जो थे जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 30 अप्रैल 1777 को 30 अप्रैल 1777 को जर्मनी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 23 फरवरी 23 फरवरी को हुई थी। 23 फरवरी 1885 को हुई थी। तो ये जॉन कार्ल फ्रीडरिच गॉस इनका पूरा नाम था और ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 30 अप्रैल 1777 और मृत्यु 23 फरवरी 1885 में हुई थी। सामान्य रूप से ये जो जर्नली ये एक मैथमेटिशियन थे। ये एक मैथमेटिशियन थे। सामान्य रूप से, सामान्यतः बोल लीजिए, ये जर्मनी के गणितज्ञ थे। तो इस चैप्टर में हम इनकी थ्योरम को जानेंगे और गॉस की प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो ये गॉस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इनकी जो बायोग्राफी है हमने आपको शॉर्ट में बता दी। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अब इसके बाद हम इस चैप्टर पे आते हैं, जो हमारा चैप्टर है गॉस की प्रमेय। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ वर्डिंग के बारे में जर्नल नॉलेज दे देते हैं। जैसे हमारा इस चैप्टर में कई जगह पर यूज होगा क्षेत्रफल सदिश। तो आपको हम बता देते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। और जैसे हो गए घन कोण हो गया, या फिर वैद्युत फ्लक्स हो गया। तो हम आपको इन वर्डिंग के बारे में थोड़ा जर्नल जानकारी दे देते हैं। इसके बाद हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं क्षेत्रफल सदिश की। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो हमारा कोई भी पृष्ठ हो
उसके प्रत्येक पृष्ठ से एक सदिश संबंधित होता है। या फिर हमारा कोई भी पृष्ठ मान लीजिए ये है, तो इसके इस वाले पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल से एक सदिश संबंधित रहता है, जिसका परिमाण इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है और इसकी दिशा इस पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की दिशा में होती है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी पृष्ठ हो, उसका जो क्षेत्रफल सदिश अगर हम मान लें इसका क्षेत्रफल ए है, क्योंकि क्षेत्रफल को एरिया से लिखते हैं तो हम इसका क्षेत्रफल मान ले रहे हैं कैपिटल ए। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस पृष्ठ के लंबवत होकर गुजरेगा और इसकी दिशा इस पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की दिशा में होगी। तो ये जो इसका सदिश कहलाएगा वो क्षेत्रफल सदिश होगा। क्षेत्रफल सदिश को ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होता है क्षेत्रफल सदिश। प्रत्येक पृष्ठ के क्षेत्रफल से एक सदिश संबंधित रहता है, जो इसका परिमाण जो होता है वो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, क्या बोला हमने, जो सदिश होगा उसका परिमाण जो होगा यानी कि मान जो होगा वो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा जो होगी उस पर खींचे गए अविलंब की दिशा में होगी। तो इस पृष्ठ पर जो हमने अविलंब खींचा है उसकी दिशा जो होगी इस ओर मिल रही है, तो ये हमारा जो कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश। ध्यान रखना इसका जो परिमाण होगा, परिमाण जो होगा वो होगा क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा। क्षेत्रफल सदिश का जो परिमाण होगा वो उस आकृति के क्षेत्रफल को बताएगा और दिशा हम कहाँ से निकालेंगे, दिशा हम निकालेंगे खींचे गए अविलंब की दिशा में। जो हमारा अविलंब खींचा जाएगा वो उस दिशा में हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालेंगे। तो खींचे गए अविलंब की दिशा में इसकी दिशा होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। प्रत्येक पृष्ठ से जो एक सदिश संबंधित रहता है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है तथा दिशा खींचे गए अविलंब की दिशा में होती है, यह सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। अगर हमने मान लिया कि कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा ए वेक्टर, जो इस पृष्ठ से बाहर की ओर लंबवत दिशा होगी। तो आपको ये क्षेत्रफल सदिश समझ में आ गया होगा। इस वर्डिंग का आगे हम यूज करेंगे, इसलिए आपको ये बता दे रहे हैं। अब आगे की हम बात कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है घन कोण। अब बात कर लेते हैं घन कोण की। तो घन कोण क्या होता है, ध्यान देना आपको। घन कोण या इसे सॉलिड एंगल भी कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो दोस्तों कोण तो आप लोग जानते ही होंगे, तो घन कोण की हम बात कर लेते हैं। घन कोण क्या होता है दोस्तों? जो घन कोण होता है ये तो गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। कोई भी गोलीय आकृति है उसके केंद्र पर बनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं क्या होता है इसकी परिभाषा। अगर बोलना चाहें तो बोलेंगे किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई भी हमारे पास गोलीय पृष्ठ है अगर, तो गोलीय पृष्ठ जो होगा उसके सूक्ष्म भाग द्वारा, गोलीय पृष्ठ जो है इसका कोई हम क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं, सूक्ष्म खंड, गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड। ये बात आपको ध्यान रखनी है घन कोण में। गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा क्या करना है, गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। तो आपको ये परिभाषा समझ में आ रही होगी। घन कोण जो होता है हमारा उसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा
इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और बात कर लें इसके फार्मूले की, तो हम मान लें कि यदि गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल, तो हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल जो मान लिया इसका डीए वेक्टर मान लिया। गोलीय पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने माना डीए वेक्टर, और जो गोलीय पृष्ठ है उसका हम त्रिज्या मान लें। गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है। ध्यान दीजिए, घन कोण का फार्मूला निकालने के लिए हमने क्या मान लिया कि एक गोलीय पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल जो है डीए वेक्टर है और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो चूंकि क्षेत्रफल जब सूक्ष्म है तो हमारा जो घन कोण होगा यानी कि ओमेगा वो भी सूक्ष्म बनेगा। तो घन कोण को हम यहाँ पे मान ले रहे हैं डी ओमेगा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब डी ओमेगा का यहाँ से फार्मूला निकालेंगे तो डी ओमेगा जो हम निकालेंगे वो फार्मूला आता है यहाँ से डी ए अपान आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, घन कोण की हमने आपको परिभाषा बता दी कि किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम मान लें कि गोलीय पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए वेक्टर, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो तो क्या होगा, घन कोण जो होगा वो डी ओमेगा डी ए अपान आर स्क्वायर होगा। ये हमारा घन कोण का फार्मूला आ गया। तो घन कोण जो होता है वो याद रखना है आपको कि गोलीय पृष्ठों में बनता है। डी ए अपान आर स्क्वायर इसका फार्मूला हो गया। बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो इसमें थोड़ा हम आपको और बता दें कि यदि हम मान लें कि केंद्रीय रेखा तथा क्षेत्रफल सदिश, ध्यान देना, केंद्रीय रेखा तथा क्षेत्रफल सदिश, केंद्रीय रेखा तथा क्षेत्रफल सदिश। ध्यान दीजिए, चूंकि जो हमारा गोलीय पृष्ठ होगा उसके केंद्र से जाने वाली रेखा हमारी केंद्रीय रेखा कहलाएगी। मतलब जो हमारी पृष्ठ की त्रिज्या होगी वो केंद्रीय रेखा कहलाएगी। तो हम मान लें कि यदि केंद्रीय रेखा तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा हो, चूंकि जरूरी नहीं है कि जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं वो केंद्रीय रेखा से ही होकर जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम मानेंगे कि केंद्रीय रेखा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा हो तो क्या होगा, हमारा जो घन कोण होगा डी ओमेगा, इसका जो फार्मूला आएगा वो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि केंद्रीय रेखा पर ही हमारा क्षेत्रफल उपस्थित हो। चूँकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो लंबवत निकलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल से, और जो केंद्रीय रेखा होती है वो पृष्ठ के केंद्र से होकर जाएगी। तो अगर ये रेखाएं एक ही तल पर नहीं है तो हम मान लेंगे कि इनके बीच का कोण थीटा है। और जब केंद्रीय रेखा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा हो जाएगा तो घन कोण का फार्मूला हमारा प्राप्त होगा डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है वैद्युत फ्लक्स। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है
ये इस चैप्टर में बहुत ही यूज होंगे, इसलिए आपको ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बताते चल रहे हैं। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से पूरा कोर्स करा रहे हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकें। तो अब बात कर लेते हैं वैद्युत फ्लक्स की। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो आपको बताते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स जो होता है ये वैद्युत बल रेखाओं से बनाया जाता है, या इसकी परिभाषा जो होती है ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो इसको समझते हैं कि क्या होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई हमारा पृष्ठ स्थित है, तो ध्यान दीजिए, पहली बात तो हमने आपको बता दी कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा बोलना चाहें तो बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में, इतना ध्यान देना आपको, वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ है कोई, इससे लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से, ध्यान देना, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। और परिभाषा क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे जो है फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करेंगे, इसको बोला जाता है फाई। फाई आप लोग जानते होंगे, और ई, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो होता है वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिए, इसका मान जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने आपको बताई थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश, ध्यान दीजिए, तथा क्षेत्रफल सदिश, जिसको हम ए वेक्टर से लिखते हैं। क्षेत्रफल सदिश जिसको हम किससे लिखते हैं? ए वेक्टर से। तो फाई ई का जो मान होता है वो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो मान होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश ए, इनके अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का हमारे पास फार्मूला जो फाई ई प्राप्त होता है वो ई वेक्टर और ए वेक्टर, ई वेक्टर और ए वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। चूँकि हमने आपको अभी बताया कि इसका जो मान होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल सदिश ए
के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या फिर डॉट प्रोडक्ट करने पर हमें फाई ई जो प्राप्त होता है वो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट में आपको पता है कॉस थीटा लगाते हैं, तो ई ए कॉस थीटा ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला प्राप्त होता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में और कि यदि हम मान लें कि सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए वेक्टर हो, यदि हम मान लें यदि क्षेत्रफल जो है अति सूक्ष्म है और इसको सूक्ष्म को हम डी ए से लिखते हैं, तो यदि क्षेत्रफल हम मान लें डी ए वेक्टर हो तो क्या होगा, हम ए की जगह पे डी ए रखेंगे। तो ए की जगह पे जब डी ए रखेंगे तो फाई ई जो हमारा होगा वो भी सूक्ष्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी फाई ई। तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल हो जाएगा डी फाई ई। डी फाई ई होगा तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए हो जाएगा, या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आ गया। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आया है डी फाई ई डी ए कॉस थीटा। इसको हम थोड़ा और भी समझते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ई क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डी ए जो है, डी ए है हमारा उसके सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल, जो हमने प्रश्न लिया था उसके सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल है। और कॉस थीटा हम क्यों लगाते हैं, यहाँ पे थीटा क्या है ये हम आपको बता दें। तो थीटा जो है वो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिए ऐसे लिख लें, जहाँ थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी हो गई ई, तथा जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश ये सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश है, इसलिए हम यहाँ पे डी ए से लिख रहे हैं। तो थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर के बीच का कोण है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थीटा क्या है, बीच का कोण। अगर हमें इतनी बातें यहाँ से पता हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण, तो हम यहाँ से वैद्युत फ्लक्स को निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है हमारे पास, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। या फिर एक अन्य मात्रक भी होता है, या इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। यानी कि फाई ई के मात्रक हमारे पास दो मात्रक होते हैं। और इसका अगर बात कर लें इसके विमीय सूत्र की, तो इसका विमीय सूत्र जो होता है, विमीय सूत्र वो ML3T-3A-1 होता है। इसका विमीय सूत्र जो होता है ML3T-3A-1 होता है। और ध्यान दीजिए जो वैद्युत फ्लक्स है हमारी, ये एक अदिश राशि है। तो वैद्युत फ्लक्स आपको समझ में आया होगा। इसके हमने मात्रक बताए, फार्मूला बताया और विमीय सूत्र भी बताए। तो आज हमने क्या देखा कि
पहले हमने क्षेत्रफल सदिश को देखा, उसके बाद हमने आपको घनकोण बताया और इसके बाद हमने आपको वैद्युत फ्लक्स बताया। तो दोस्तों, आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज से हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तो आप लोग इस चैप्टर की तैयारी अच्छे से कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति बताएंगे और इसका कथन भी बताएंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो प्रतिदिन लाते रहते हैं। और हम यूपी बोर्ड फिजिक्स का पूरा कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कीजिए। धन्यवाद।